एक आइकॉनिक वीडियो में आपका स्वागत है। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि आज मैं आपके लिए अगले 3 साल का रोड मैप तैयार कर दूंगा कि मार्केट का आउटलुक क्या है। आपने यदि मेरा वीडियो देखा होगा इलेक्शन वाला, प्री इलेक्शन हमने 2 वीडियो शूट किए थे जिसमें आपको ये बताया था कि इलेक्शन पर मार्केट का बिहेवियर कैसा होगा, यानी कि निफ्टी इंडेक्स या जनरल मार्केट का बिहेवियर कैसा होगा। और अनंत की लैंग्वेज में आप अच्छी तरह से समझते हैं, जैसा हम कहते हैं, जैसा अनंत कहता है, कट कॉपी पेस्ट। जी हाँ, बिल्कुल वैसा ही हुआ। यदि आपको फिर भी डाउट हो तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में लगा देंगे, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। उसी वीडियो के फॉलोअप में एक और वीडियो आज बना रहा हूं, इस रिस्क के साथ कि शायद मैं रॉन्ग भी हो सकता हूं, लेकिन एक बोल्ड कॉल देने जा रहा हूं। इस रिस्क के साथ कि रॉन्ग हो गया तो आप मुझे कुछ समय तक टीज कर सकते हैं, लेकिन इतना विश्वास दिलाता हूं, यदि 3 साल के आउटलुक में आप बात करेंगे तो आप कहेंगे कि ये वीडियो बिल्कुल राइट टाइम पर राइट वीडियो था। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है, तो ये आप 1.5x पे मत सुनिएगा। और ये वीडियो नहीं आपको ऐसे टाइम पे सुनना है जब आप बहुत जल्दी में हो, बल्कि उस समय सुनिएगा जब आप कंफर्टेबल हो। और हाँ, ये वीडियो मैं ओपन फॉर ऑल नहीं देने वाला हूं, ये सिर्फ उनके लिए है जो हमारे क्लाइंट हैं या हमसे एसोसिएट है किसी न किसी तरीके से, तभी ये वीडियो आपके पास पहुंचा है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये वीडियो ओपन फॉर ऑल नहीं है, सिर्फ एक्सक्लूसिव वीडियो है और सिर्फ आपके लिए है। इतना ध्यान रखिएगा, क्योंकि यदि मैं इसको ओपन फॉर ऑल कर दूं और रॉन्ग हो जाऊंगा तो कई लोग मुझे बहुत ज़्यादा टीच कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये मानते हुए कि आप मेरे फैमिली मेंबर हो, एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर हो, मैं ये बात, जो दिल की बात, दिल तक आपके पास पहुंचाने के लिए आया हूं। आज मार्केट की कंडीशन क्या है? सन 2020 मार्च 23, जी हां, ये बॉटम बना था कोविड का। 8000 के नीचे का निफ्टी ने बॉटम बनाया और वो बॉटम के बाद में आज लगभग 4 साल हो गए। ये ध्यान रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, 4 साल की बात कर रहा हूं। 4 साल हो गए, इसमें कोई भी एक करेक्शन ऐसा नहीं था जो 20% से ऊपर रहा हो। और ये बाजार वन साइडेड, लिटरली वन साइडेड चला है। तो ये जिस तरह का बाजार चला है, ये बाजार होता है बुल रन। यानी कि आप ये देखिए कि 2020 से पहले बाजार डर रहा हुआ था, 2018 से 20 का टाइम घबराहट वाला बाजार का था, बाजार में ग्रोथ नहीं आ रही थी, कंपनीज में ग्रोथ नहीं आ रही थी। उस समय में कोविड आता है और कोरोना ने एक पैनिक बॉटम क्रिएट करके जितने भी वीक हैंड्स थे उनको बाजार से आउट कर दिया। और वीक हैंड्स को आउट करने के बाद में बाजार, और न सिर्फ बाजार बल्कि कंपनीज भी अपना काम, वही कंपनी मार्केट में रही जो इस 3-4-6 महीने के डिफिकल्ट कोरोना के पीरियड को सस्टेन कर पाई, वही बाजार में रही। तो वही कंपनी आगे चली और उसी तरह से बाजार और बाजार के इन्वेस्टर भी आगे चले। 4 साल के इस पीरियड में लिटरली यदि आप कहो तो इन्वेस्टर 10% के करेक्शन के लिए भी तरस गए। हालांकि 2 करेक्शन आए हैं इस पीरियड में, जो एक अक्टूबर 2021 से जून 2022 तक का जो 10-15% के आसपास था, और ऐसे ही नवंबर 2022 से मार्च 2023 तक का एक करेक्शन था, वो भी 15% के आसपास था। ये दोनों करेक्शन 15% के आसपास के रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको फील नहीं हुए, क्योंकि ये करेक्शन सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स में ज्यादा थे, कैश मार्केट में उतने ज्यादा नहीं थे। एक करेक्शन रिसेंटली आया था जिसमें हाई फ्लायर्स काफी टूटे थे, जिसकी मैं आगे अभी बात करूंगा। अभी पोजीशन क्या है? 14 करोड़ डीमेट अकाउंट खुल चुके हैं, 40 लाख डीपी पर मंथ खुल रहे हैं, और पिछले 6 महीने में 2.5 करोड़ डीमेट अकाउंट खुल चुके हैं। और ये रफ्तार बढ़ती ही जा रही है। ये रफ्तार जिस तरह से चल रही है, तो ये दिखा रहा है कि किस तरह से एक्सुबरेंस है मार्केट में। इस 4 साल में सेक्टर रोटेशन जरूर हुआ है, जहां पहले फार्मा केमिकल चले थे, उसके बाद में अभी रेलवे, पीएसयू, इस तरह के स्टॉक चल रहे हैं। तो सेक्टर रोटेशन पूरे समय से चल रहा है, तो मतलब ऑल राउंड तेजी है या ब्रॉड बेस तेजी है। लेकिन ये लास्ट के 1-1.5 साल की तेजी पीएसयू और साथ ही साथ में स्पेशली रेलवे और इंफ्रास्ट्रक्चर टाइप के स्टॉक्स में ज्यादा थी। आज आप पोजीशन देखिए, 25 फरवरी से 10 मार्च के बीच में इनिशियली जब 3 राउंड के इलेक्शन हो चुके थे और बाजार में ऐसा फील होने लग गया था कि गवर्नमेंट की स्थिति कमजोर है, तो वहां पर बाजार जो टूटा था उसमें ये स्टॉक्स यानी कि पीएसयू और यहां तक कि रेलवे स्टॉक्स 30-30, 35% टूटे थे, और वो इस तरह से साफ हो गए थे कि पता ही नहीं लगा। लेकिन लकीली उसके बाद वापस से बाजार चला और आज उससे नए लेवल पर आ गए। आज आप उन स्टॉक्स को देखिए, एनबीसीसी की यदि हम बात करें तो 2 रुपए की ईपीएस, 100 प्राइस टू अर्निंग रेशियो पर चल रहा है। और हुडको, आरईसी, पीएफसी की जहां तक हम बात करते हैं तो ये 2 प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे चल रहे थे, आज 10
पे चल रहे हैं। हालांकि 10 कोई ज्यादा प्राइस टू अर्निंग रेशियो नहीं रहता है, लेकिन जिंदगी भर 2-3 प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे चले और आज 10 प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे चल रहे हैं। ये स्टॉक उस समय ही नहीं बल्कि उस समय भी टूटे थे जब इलेक्शन वाले दिन आपने देखा होगा 20 से 30% कई स्टॉक्स जो फ्यूचर एंड ऑप्शन में थे वो टूटे हैं। लेकिन आपको ये फील नहीं हुआ कि ये स्टॉक टूटे हैं? रीजन साफ है कि पिछले इससे पहले ये काफी तेज थे। आप अभी ही देख लीजिए 4 जून के इलेक्शन के बॉटम भाव से क्या भाव हो गए हैं। मझगांव डॉक 2600 रुपए ट्रेड हुआ था, आज 5500 रुपए। पारस डिफेंस 750 रुपए, आज 1500। वालचंद नगर 200 रुपए, 400 रुपए आशीष कचोलिया का जिसमें होल्डिंग है। आरवीएनएल 325, 625, 81 प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे चल रहा है। कोचिन शिपयार्ड 1700 रुपए, 2800 रुपए, 55 प्राइस टू अर्निंग रेशियो पर। वोगार्ड 500 से 900, 73 प्राइस टू अर्निंग रेशियो पर। टीटागर वेगन 1000 से 1700, 76 प्राइस टू अर्निंग रेशियो पर। और आकाश बंसाली का इसमें बड़ा स्टेक है। शक्ति पंप्स 2300 से 4300, 56 प्राइस टू अर्निंग रेशियो पर। शक्ति पंप के बाद में डीलिंक की बात कर लीजिए 370 से 670, आशीष कचोलिया का बड़ा स्टेक है। इंडिया सीमेंट 180 से 300, लॉस मेकिंग कंपनी है लेकिन राधाकिशन दमानी का बड़ा स्टेक है। पौंडी ऑक्साइड 550 से 700, डोली खन्ना का इसमें स्टेक है। टीबीओटेक 1200 से 1800, इर्डा 150 से 300, 50 प्राइस टू अर्निंग रेशियो पर। इरकॉन 220 से 320, 35 प्राइस टू अर्निंग रेशियो पर। यानी कि ये स्टॉक्स वो हैं जो 50 से 70% तक चले हैं सिर्फ और सिर्फ एक महीने में, यानी कि 4 जून से अभी तक। यहां तक आप देख लीजिए आरईसी 450 आ गया था जो 650 हो गया है। हुडको 240 वाला 340 हो गया। कल्याण ज्वेलर्स 340 वाला 500 हो गया। एनबीसीसी 125 वाला 200, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 230 वाला 330, HAL 4000 वाला 5500 रुपए। ये सिर्फ और सिर्फ एक महीने का है। आपको पता ही नहीं लगा होगा कि एक महीने में कितनी बड़ी तेजी आ गई है। और ये तेजी सिर्फ यही नहीं है, शिपिंग, चाय, यार्न, केमिकल सब जगह तेजी है। और साथ में सबसे खास बात क्या है, जब मैं आज देखता हूं कि टॉप जिस दिन भी बाजार खुलता है आप देखिए टॉप गेनर्स जब आप देखेंगे तो सबसे पहले तो ऊपर आएगा 20% वाले 8-10 स्टॉक, 19% वाले, 18% वाले, 17%, 16%, 15%, इस तरह से लिस्ट बनती है और हर परसेंटेज पर 15-20 स्टॉक्स हैं। तो ये भाव कॉपी की तेजी यानी कि ऑल राउंड तेजी है। जिसने जो भी स्टॉक ले रखा हो वो तेजी है। जबकि हम दूसरी तरफ हम देखते हैं तो 5% अपर सर्किट वाले 200-300 स्टॉक मिल जाते हैं। और यहां हम जब लोअर सर्किट या रेड स्टॉक्स देखते हैं या टॉप लूजर देखते हैं तो 5% लूज करने वाला एक स्टॉक मिलता है, 4% लूज करने वाले 2-3 स्टॉक मिलते हैं, 3% वाले 3-4 स्टॉक मिल जाते हैं, 4-5 स्टॉक मिल जाते हैं, और 2% या इससे कम टूटने वाले डेली बेसिस पर बहुत सारे स्टॉक मिलते हैं या इससे कम टूटने वाले मिलते हैं। तो ये तेजी कहां है? ऊपर में बहुत तेजी है और जिसमें तेजी आ रही है बहुत बड़ी तेजी आ रही है। यदि ये देखा जाए तो पागलपन की पराकाष्ठा है, पागलपन है। लेकिन ऐसा मत सोचना कि पागलपन एक ही दिन में खत्म हो जाता है या जिस दिन आपने डिसाइड कर लिया कि आज पागलपन है उस दिन से पागलपन खत्म हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। पागलपन शायद एक दिन, एक महीना और 6 महीने तक भी चल सकता है। तो ये आप मान के चलिएगा कि ये पागलपन कब तक चलेगा। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि किसी भी बाजार में सबसे बड़ा पैसा बनता है लास्ट के 6 महीने में, लेकिन वो 6 महीने का पैसा 6 दिन में खत्म हो जाता है। तो 6 महीने तक जो कमाई होती है इन्वेस्टर्स के वो 6 दिन के फॉल में खत्म हो जाती है एक साथ ही। तो ये पागलपन की तेजी चल रही है, क्योंकि जनरली मैंने ये देखा है कि जब बाजार में तेजी चल रही होती है तो जब तेजी लास्ट राउंड में होती है तो सारे सेक्टर एक साथ तेज होते हैं। जैसा कि मैंने बताया टेक्सटाइल, यार्न, शुगर, टी, फर्टिलाइजर, कुछ भी। और सबसे लास्ट में चलेगा वो स्टॉक जो 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए की 2 रुपए वाला आइडिया इतना हो गया तो अब नया स्टॉक 2 रुपए वाला क्या बुरा है। 2 रुपए वाला सुजलोन इतना हो गया तो अब नया स्टॉक 2 रुपए वाला क्या देखते हैं, क्या नेक्स्ट सुजलोन ट्राई कर लें, नेक्स्ट यस बैंक ढूंढ लें, नेक्स्ट आइडिया वोडाफोन देख लें। इस तरह से लास्ट में वो जो तेजी आती है वो सबको एक साथ सक कर लेती है। कुछ और भी रीजन है जिस कारण से मैं थोड़ा सा कॉशियस हो रहा हूं। मैं मंदी में नहीं हूं या मंदी की बात नहीं कर रहा हूं या तेजी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कॉशियसनेस की। कॉशियस क्यों हो रहा हूं? आप एक बात देखिएगा कि मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था 1988 में, लेकिन 1988 से पहले यानी कि 1980 से लेकर 1984 तक बाजार में तेजी चली थी। 1977 में रिलायंस का इश्यू आया था, लेकिन 30 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की डेथ हुई थी, वहां पर बाजार क्रैश हो गया था। तो ये जो 1984 में जो इंदिरा गांधी वाली तेजी थी उस समय फेरा कंपनीज के स्टॉक
तेज हुआ करते थे, फेरा कंपनी चला करती थी, रिलायंस का इश्यू आया था, लेकिन साथ में और के यूनाइटेड ग्रुप, इस तरह के कई तरह की कंपनीज, कई तरह के सेक्टर चला करते थे और लोग उसमें कहते थे कि शेयर छप के मिल जाए तो बस। जैसा पागलपन था वो कहने लायक नहीं है कि इतना पागलपन था कि उस समय भी शेयर बाजार में वैसा ही पागलपन था जैसा हम आज देखते हैं, या आज हमें लगता है कि इंडिया शाइनिंग, या जो कुछ भी आप कहना चाहें। लेकिन उसके बाद में 1988 से जो 1984 को जो बाजार क्रैश हुआ, फिर राजीव गांधी की थोड़ी सी तेजी आई, लेकिन 1988 से 92 तक अगेन ये 4 साल का बड़ा बुल रन चला, जो जिसने सेंसेक्स को, यहां मैं सेंसेक्स की बात कर रहा हूं, 700 से 4,500 का सेंसेक्स हो गया था इस समय पर। इस पीरियड में एसीसी 10,000 रुपए ट्रेड हो रहा था, माजदा लीजिंग 2,000 रुपए ट्रेड हो रहा था, जो बाद में 1 रुपए ट्रेड हुआ। वीवी देसाई ये 1,800 रुपए ट्रेड हो रहा था, जो बाद में 10 रुपए ट्रेड हुआ। एनबी फुटवेयर 500 रुपए, 1 रुपए ट्रेड हुआ। और फाइनेंस और लीजिंग जो उस समय के फ्लेवर हुआ करते थे, कोई भी कंपनी में यदि फाइनेंस या लीजिंग लगाओ वो चल जाता था। रीजन माना जाता था कि बाजार में आईपीओ ले आओ, कोई भी फाइनेंस कंपनी का आईपीओ ले आओ, और उसके बाद में उस फाइनेंस कंपनी से यदि हम लोन पे पैसा देंगे तो ये मान लीजिएगा कि 18% तो इनकम इंटरेस्ट उस समय हुआ करती थी, तो 18% तो कमाई लेगी, उसमें से 5-6% डिविडेंड दे देंगे और फिर भी कंपनी की वेल्थ क्रिएट होती रहेगी। तो इतना इजी बिजनेस लगता था, तो फाइनेंस और लीजिंग चलता था। कोई शेयर ऐसा नहीं था जो 50 रुपए से नीचे चलता हो। और उस समय मुझे मार्च 1992 के आसपास की बात है, हम भी नए नए थे। मेरे पास एक इन्वेस्टर आया, उनका पोर्टफोलियो 50-60 लाख रुपए का हो गया था। उन्होंने कहा कि ये पोर्टफोलियो 10 लाख का भी नहीं था, यानी 6-7 लाख का कोई पोर्टफोलियो था जो 50-60 लाख का हो गया है, लेकिन मैं इसलिए नहीं बेचना चाहता कि इसको बेचने से इनकम टैक्स लग जाएगा। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मुझे भी उनकी बात में उस समय दम लगा था कि नहीं, बात सही कह रहे हैं, इतना इनकम टैक्स, 5 लाख रुपए उस जमाने में इनकम टैक्स देना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। तो उन्होंने वो शेयर नहीं बेचे और बाद में वो शेयर शायद उस 5 लाख से भी नीचे के हो गए। तो आपने क्या देखा कि 1980 से 84 तक की तेजी 4 साल की थी, 1988 से लेकर 92 तक की तेजी 4 सवा साल की थी, जो हर्षद मेहता की तेजी के नाम से जानते हैं। 92 के बाद में मंदी का बाजार चला, लेकिन .com बबल 2000 में जो बस्ट हुआ वो तेजी 1996 में चालू हुई थी और 2000 मार्च तक चलती है। और वो टाइम था जब सॉफ्टवेयर जिस कंपनी में लगाओ वो सब चलते हैं। तो सॉफ्टवेयर किसमें लगा था? सत्यम कंप्यूटर, 30 रुपए का 14,000 रुपए, 30 रुपए का 14,000 रुपए, एक्स बोनस 7,200 रुपए। और यहां तक कि उस समय के कई स्टॉक्स के नाम बताऊं, पेंटामीडिया, नेक्स्ट इन्फोसिस मानते थे 3,000 रुपए, सिल्वर लाइन 1,800 रुपए, अधिकारी ब्रदर्स टेलीविजन नेटवर्क 25 रुपए वाला 2,500 रुपए, हिमाचल फ्यूचरिस्टिक जो आज भी आप नाम सुनते हैं ये 25 रुपए वाला 2,500 रुपए, जी इंटरटेनमेंट 25-50 रुपए वाला 2,000 रुपए जी इंटरटेनमेंट, सत्यम कंप्यूटर, क्रेस्ट कम्युनिकेशन जो एनिमेशन मूवीज बनाया करते थे वो 2,500 रुपए, सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन 3,000 से 14,000 रुपए। और इस तरह के भाव हो गए थे, लेकिन बाद में ये स्टॉक्स 90% तक टूटे हैं। जरा सोचिए कि 30 रुपए से लेकर 14,000 रुपए कोई शेयर हो जाए, तो उसमें से आपने 30 से 14,000 आपने अपना शेयर नहीं किया है, लेकिन 14,000 से जब 90% टूटे तो शेयर 140 रुपए रह गए। तो इसमें जनरल इन्वेस्टर पार्टिसिपेट कर जाते हैं इस मंदी में, और वो उनके पास वो स्टॉक रह जाते हैं। तो वो दर्द बहुत बड़ा दर्द था। तो 2000 की ये मंदी थी, लेकिन ये 2000 की मंदी चलती रही 2004 तक। और 2004 की जो मंदी चली तो उस समय सरकार भी इतनी घबरा गई थी कि उन्होंने देखा कि शेयर बाजार से इनको कोई भी सरकार को कोई भी कलेक्शन नहीं हो रहा है। तो उन्होंने उस समय लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हटा दिया कि ये इससे कलेक्शन तो होता नहीं है, इसकी जगह एसटीटी लगा दो, जो लोग ट्रेड कर रहे हैं कम से कम वो कुछ पैसा तो देंगे या सरकार को कुछ रेवेन्यू तो होगा। इतना घबराहट का माहौल था। और आज जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, दिग्गज इन्वेस्टर हैं, उनकी भी मैं बता दूं, उनका भी पेपर में स्टेटमेंट आ गया था, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग इज डेड, इस तरह के स्टेटमेंट आने लग गए थे पेपर में। लेकिन वहीं जहां सबसे ज्यादा पेसिमिस्ट था, वहीं से बाजार में तेजी हुई 2004 में, जो 2008 तक चली। यहां ध्यान रखिएगा कि ये तेजी भी 4 साल के आसपास चली है। ये तेजी भी लगभग 4 साल के आसपास चली है। इस तेजी में क्या होता है? ये तेजी थी इंफ्रास्ट्रक्चर थी या रियल एस्टेट की, जहां अंसल हाउसिंग 1 रुपए से 1,000 रुपए, यूनिटेक 1 रुपए से 2,300 रुपए, डीएलएफ 30 रुपए से, डीएलएफ तो सॉरी उस समय इश्यू आया था जो 3,000 रुपए ट्रेड हुआ, रिलायंस एनर्जी 30 रुपए से 3,300 रुपए और जो बाद में वापस 30 रुपए ट्रेड हुआ। और ये वो टाइम था जब रिलायंस पावर का आईपीओ आया था। और रिलायंस पावर का आईपीओ में ये पोजीशन हो गई थी, जैसे आज हम कहते हैं ना कि हमारे फैमिली मेंबर्स के नाम से आईपीओ लगाए, मैक्सिमम डीमेट को यूज करते हुए आईपीओ लगाए। उस समय
यदि आपके पास डीमेट अकाउंट था तो बायर ये कहते थे कि पैसा मैं देता हूं, एप्लीकेशन आप लगा दो, और चाहे जो भी आए अलॉटमेंट या आए या नहीं आए, आपको आपका नाम देने का 10,000 रुपए हम देते हैं। इस तरह की, मतलब कि एक डीमेट अकाउंट 10,000 रुपए बिकने लग गया था, वो पोजीशन थी। और वो रिलायंस पावर बाद में, पहली बात तो डिस्काउंट में लिस्ट हुआ और बाद में 1, 2, 3 रुपए ट्रेड हुआ, और अभी भी क्या 25 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा होगा। तो ये वो टाइम था। उस समय पुंज लॉयड एक शेयर हुआ करता था जिसको हम कहते थे नेक्स्ट एल एन टी था, और 550 रुपए ट्रेड हुआ था। पार्सनाथ डेवलपर्स 500 रुपए हो गया था, जो 22 रुपए ट्रेड हुआ था। कुल मिलाकर ये तेजी जो हुई थी, इंडेक्स वाइज देखें तो 7,000 से लेकर 21,000 के बीच में गई थी। लेकिन इस तेजी में भी हर 2 साल में एक करेक्शन आता था, तो 20% से ऊपर का या 25-30% के आसपास का एक करेक्शन आया है। लेकिन इस तेजी के एंड में इंपॉर्टेंट बात यहां नोट करिएगा, जिसको मैं एम्फेसिस देना चाहता हूं, कि हर 2 साल में 25 से 30% का एक करेक्शन आता था। तो जहां बाजार में कमजोर इन्वेस्टर हट जाते थे, लेकिन इंडेक्स 7,000 से 21,000 हो गया था, इसमें कोई शक नहीं। और बाद में जब ये बबल ब्रस्ट हुआ तो 90% तक स्टॉक टूटे, वो जो इस तेजी के लीडर थे। जैसे मैंने आपको बताया, रियल एस्टेट स्टॉक्स थे, उनके बारे में बात कर रहा हूं, जो 90% तक और बल्कि इससे ज्यादा भी टूटे। अब हम बात करते हैं कि 2008 की मंदी के बाद में अगली तेजी स्टार्ट होने से पहले 2013 की आपको स्थिति बताता हूं। 2013 उस समय क्रूड ऑयल 140 रुपए, डॉलर 70 रुपए, सब तरफ निराशा और सब तरफ कोई उम्मीद की किरण नहीं थी। और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट थी, जिसको 10 साल होने को आ रहे थे, और ऐसा लग रहा था कि गवर्नमेंट थक चुकी है। लेकिन वहां उम्मीद बंधी कि नरेंद्र मोदी एज ए पीएम प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं और मोदी आ रहे हैं। नमो नमो के नाम से उस समय फेमस हुआ करते थे, और मोदी जी आ रहे हैं। और उस मोदी जी के आने से पहले तेजी स्टार्ट हो गई थी, और मोदी जी के आने के बाद में, यानी कि 2014 में भी वो तेजी चली। लेकिन वो तेजी कब तक चली? वो तेजी चली 2018 तक। 2018 में जाकर मिड कैप स्मॉल कैप का आपको याद है या नहीं है, मुझे पता है कि हमने 6 महीने पहले ऐसा प्रिडिक्ट कर दिया था, बहुत ज्यादा ओवर हीटेड है स्टॉक मार्केट, स्पेशली मिड कैप स्मॉल कैप, इसमें करेक्शन जरूरी है। और वो करेक्शन आया भी सही, लेकिन हमारे सोचने के 5 से 6 महीने बाद में आया। तो उस समय तक कई लोग हमें ये भी कहने लग गए थे कि सर अब आप आउटडेटेड हो गए हो और ये करेक्शन अब नहीं आने वाला है, क्योंकि उस समय ऐसी तेजी चल रही थी जैसी आज चल रही है। तो हो सकता है कि वही हाल आज हो, कि आज से भी कुछ समय बाद लग जाए। लेकिन यह तो जरूरी है, बेसिक प्रिंसिपल बाजार के चेंज नहीं होते हैं। क्योंकि एक बात ध्यान रख लीजिएगा, 1929 का जो बियर रन था, यानी कि द ग्रेट डिप्रेशन था, उस समय से लेकर आज तक ह्यूमन इमोशन चेंज नहीं हुए। ह्यूमन इमोशन चाहे कितने ही कंप्यूटर आ जाए, कितना ही सॉफ्टवेयर आ जाए, कितना ही कुछ हो जाए, लेकिन ह्यूमन इमोशन चेंज नहीं होते, क्योंकि यही इमोशन है जो आपका सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। इंपॉर्टेंट बात, 2014 से 18 के बीच में भी 1-2 करेक्शन ऐसे आए थे जो 20-25% के थे। मुझे जहां तक ध्यान है कि मार्च 2015 में मोदी जी के बजट के बाद में 9,315 वाला निफ्टी 6,825 पर आ गई थी। ये था 25% का करेक्शन। और हाँ, ये 25% का करेक्शन एक आध और भी आया हो इस बीच में, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, पर 10-15% के करेक्शन तो आए होंगे। अब हम बात करते हैं अभी की बात। एक और इंपॉर्टेंट बात, यहां पे 2014 से 2018 ये भी 4 साल का बुल रन था। तो अभी तक हमने क्या देखा? जितने भी बुल रन आए हैं वो सब 4 साल के हैं। पहली बात आप ये देखिएगा, मैं आपको दोबारा से रिपीट करा रहा हूं, 1980 से 84 का एक बुल रन, 1988 से 92 हर्षद मेहता का बुल रन, 96 से 2000 ये बुल रन भी 4 साल का था, जो केतन पारिक का था या .com वाला था। 2004 से 2008 का 4 साल का, 2014 से 2018 का, ये सब 4-4 साल के बुल रन थे। दूसरी बात मैं एक और बताना चाहूंगा कि बुल रन से पहले की मैं बात करता हूं, 1984 का जो बाजार क्रैश हुआ था, उसके 8 साल बाद में, आप ये सोचिए 8 साल बाद कितने होते हैं, 1992 में बाजार में क्रैश आया, 92 से 8 साल बाद में सन 2000 में क्रैश आया, 2000 से 8 साल बाद में 2008 में क्रैश आया, और 2008 के 8 साल बाद में 2016 में एक्सपेक्टेड था, लेकिन वो 2018 में आया क्रैश, वो भी 25% का। लेकिन रियल क्रैश आया 2020 में, जो 50% से ऊपर था। इससे पहले के जितने भी 8 साल वाले क्रैश थे वो लगभग 50% प्लस के क्रैश थे। लेकिन ये पहला क्रैश जो 2016 में एक्सपेक्टेड था वो 2020 में आया। लेकिन 2016 को भी यदि हम बेस मान लेते हैं तो 2016 के 8 साल बाद 2024 में आज हम खड़े हैं। ये तेजी जो 23 मार्च 2020 से स्टार्ट हुई है,
वो इस समय 4 साल पुरानी हो चुकी है, यानी कि 2020 से 2024 मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अभी हम आ चुके हैं। और ये तेजी कैसी हुई है ये अभी मैंने आपको बिल्कुल वीडियो के स्टार्ट में डिस्कस किया है। लेकिन अब हम आते हैं कि इसका बॉटम लाइन क्या है, मैं ये सब बातें क्यों कर रहा हूं, आपको क्यों डरा रहा हूं। एक बात मान के चलिएगा कि आज से 10 दिन बाद में बजट है और आज हम सब लोग बजट का इंतजार कर रहे हैं और इस उम्मीद में कि बहुत कुछ होने वाला है। और ये मान के चलिएगा कि बजट पर किस किस को उम्मीद है, डिफेंस सेक्टर को, रेलवे को, एग्री को, ऑटो, केमिकल, शुगर, पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर और न जाने कौन कौन सी इंडस्ट्रीज, सभी को कुछ ना कुछ उम्मीद है। यहां तक कि मिडिल क्लास, आपको और मुझे भी उम्मीद है कि टैक्स में, मतलब सबकी उम्मीदें हैं। क्या ये अकेली फाइनेंस मिनिस्टर, क्या सबकी उम्मीद पे इस तरह से खरी उतर सकती है? यदि ये दिल निकाल के भी दे देना तो भी आप कहेंगे कि ये नहीं, हम सेटिस्फाइड नहीं हुए क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन इतनी ज्यादा है। लेकिन इस एक्सपेक्टेशन में अभी से लेकर बजट तक बाजार में कोई मंदी नहीं रहने वाली है, बल्कि बाजार में रोजाना ये न्यूज आएगी कि किस किस सेक्टर को क्या क्या दिया जा रहा है और जिस जिस सेक्टर को जो जो दिया जा रहा है वो सेक्टर उसी दिन तेज हो जाएंगे। जैसा आपने देखा कि कल शिपिंग तेज था, आज आप देखते हैं तो कोई और सेक्टर तेज है। लेकिन इतना जरूर है कि ये तेजी बजट तक चलने वाली है और बजट के दिन सुबह सुबह एक्सपेक्टेशन में गैप अप होगा और बहुत जबरदस्त गैप अप होगा और 25,000 बजट के दिन टच कर ले तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा, यानी कि 25,000 से ये बजट बनेगा। लेकिन ओपनिंग तेजी होगी, क्लोजिंग में आफ्टर बजट क्या होगा, तो मुझे तो पर्सनली ऐसा लगता है कि एवरी गुड थिंग इज प्राइज्ड इन हो जाएगा उस समय तक 25,000 से ऊपर तक। यानी कि जो अच्छा हो सकता है, आप कहेंगे कि डिफेंस में अच्छा हो सकता है, आप कहेंगे रेलवे में अच्छा हो सकता है, वो सारी चीजें प्राइज्ड इन हो जाएंगी और ओपन तेज होगा, क्लोज मंदा होगा बजट वाले दिन। साथ ही साथ 80% प्रोबेबिलिटी ये है कि आफ्टर बजट बाजार में एक डीप करेक्शन देखने को मिले जो इंडेक्स लेवल पर 10 से 20% का हो सकता है। यदि किसी कारण से बजट के बाद में नहीं मिला तो अगले 6 महीने में कभी भी ये करेक्शन आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन मैं इस बारे में बेट ज्यादा लगा रहा हूं कि ये करेक्शन बजट के जस्ट बाद में स्टार्ट हो सकता है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, मैं कोई खुदा नहीं हूं या मैं कोई गॉड नहीं हूं कि मुझे एग्जैक्ट डेट पता हो, लेकिन जो प्राइस जिस तरह का मेडनेस है उसको मानते हुए आप ही देखिए इसके पीछे क्या क्या रीजन हो सकते हैं। इसके पीछे कई रीजन हो सकते हैं जो अभी तक मैंने डिस्कस नहीं किए हैं। सबसे पहला रीजन यह है कि स्टॉक मार्केट में आज सब लोग कमा रहे हैं, सबके पोर्टफोलियो प्रॉफिट में है। तो अब क्वेश्चन ये होता है कि बजट से पहले अभी 5-7-10 दिन जो भी हैं इन्वेस्टर क्या करें। तो आप पहले इन्वेस्टर ये देख लें कि नंबर एक बात कि इस समय आपका सबका पोर्टफोलियो बहुत अच्छा है। आपने चाहे कोई भी काम किया हो, स्विंग ट्रेडिंग की हो, पोजिशनल ट्रेडिंग की हो, इन्वेस्टमेंट किया हो, पीएमएस किया हो, म्यूचुअल फंड किया हो, आईपीओ किया हो, कोई भी तरह से स्टॉक मार्केट में काम किया हो, सब हैप्पी है, सब प्रसन्न है। तो ये प्रसन्न यदि है, हैप्पी यदि है, तो आप हैप्पी बने रहेंगे। और बने रहने का, इसका हैप्पीनेस का एक सबसे बड़ा रीजन ये मत मानिए कि ये हैप्पीनेस ये आपकी या मेरी स्मार्टनेस से हुआ है, ये हुआ है मार्केट से। मार्केट स्मार्ट है, मार्केट ने हमें पैसा दिया है इसलिए पैसा बना है। यदि मार्केट ने नहीं दिया होता तो पैसा नहीं बनता। कुछ लोग इस समय पर मुझे ये कहते हैं कि जॉब छोड़कर 100% स्टॉक मार्केट में आ जाऊं। मैं क्लियर कट उनको एक ही बात कहता हूं कि 100% स्टॉक मार्केट में बुलिश टाइम में नहीं आया जाता है। यदि आपको ऐसा ही चुल है तो जब बाजार मंदी में हो उस समय सोचना कि मैं जॉब छोड़ के स्टॉक मार्केट में आ सकता हूं क्या। उस समय यदि आपकी हिम्मत होगी तो ये मान के चलिएगा कि आप 100% स्टॉक मार्केट में आने लायक हो। इस समय तो सब लोग आना चाहते हैं, सब काम धंधा छोड़ के स्टॉक मार्केट में आना चाहते हैं क्योंकि यहाँ डेली पैसा बन रहा है। अब आप कहते हैं कि एक 20,000 करोड़ रुपए की एसआईपी हो गई है, ये पैसा आ रहा है, 40,000 करोड़ इस महीने का डेटा आ गया है। जरा आप सोचिए, इस समय इंडिया का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 40 लाख करोड़ का। 40 लाख करोड़ का 1% कितना होता है? 40,000 करोड़ रुपए। 1% एक महीने में आ रहा है। क्या फिगर है ये कोई फिगर है क्या? और एसआईपी बुक आधे % ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो यदि आप पुरानी तेजी में भी देखोगे ना तो इतना पैसा स्टॉक मार्केट में उस समय भी आता था, आधा 1% पैसा हर महीने आ रहा है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी बात, यदि ये पैसा आ रहा है तो साथ में सप्लाई कितनी बढ़ रही है। 75,000 करोड़ की ब्लॉक डील 2024 में अभी तक हो चुकी है। पीएसयू, यदि पीएसयू अब ज्यादा बढ़े क्योंकि बहुत कुछ बढ़ चुका है तो गवर्नमेंट भी अपने फिस्कल डेफिसिट को कम करने के लिए पीएसयू का ऑफर लेके आएगी, पीएसयू बेचेगी। 93,000 करोड़ के
आईपीओ पाइपलाइन में जो अगले 6 महीने में, यानी कि लगभग 1 लाख करोड़ के पाइपलाइन में है, जो अगले 1-6 महीने में मार्केट में आने वाले हैं। कुछ प्राइवेट इक्विटीज होते हैं जिन्होंने पैसा इन्वेस्टमेंट किया था 2 साल, 5 साल, 10 साल पहले, और वो कंपनी चाहे आज लिस्टेड हो या नहीं हो, लेकिन उनको भी एग्जिट चाहिए, तो वो भी मैनेजमेंट को प्रेशर कर रही है कि बाजार अच्छा है, आप इसको लिस्ट करके हमें एग्जिट दो। यदि वो लिस्ट होती है तो ऑफर फॉर सेल उनका भी आएगा। 2,17,000 करोड़ का ये आने वाला है प्राइवेट इक्विटी। म्यूचुअल फंड्स के कितने एनएफओ आ रहे हैं जो पैसा लेके जा रहे हैं, यानी कि इस समय कोई भी एनएफओ लेके आए 5-10 हजार करोड़ रुपए आराम से लेके जा सकता है। तो ऐसे में इतनी जो सप्लाई आ रही है, इसको एब्जॉर्ब करना भी उतना इजी नहीं होगा यदि बाजार में तेजी नहीं रहती है। तो बॉटम लाइन ये है कि इन्वेस्टर को क्या करें। इन्वेस्टर के दिमाग में एक बात ध्यान रहनी चाहिए, नंबर एक बात, यदि आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में 25 से 50% सालाना रिटर्न पिछले 3-4-5 साल, 7-8 साल का आ रहा है, तो ये समझो कि ये जो हम एक्सपेक्टेशन मान के चलते हैं वो जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन को ही हम स्टॉक मार्केट का रिटर्न मान के चल रहे हैं। यदि इससे ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब कि अगले कुछ साल वो रिटर्न नहीं आएगा, या तो मार्केट वहीं पड़ा रह जाएगा या बाजार टूटकर आपके रिटर्न को इन्फ्लेशन प्लस जीडीपी तक लेके आ जाएगा। तो आप ये मान के चलिएगा यहां से अगले 3 साल में 8 से 10% जो नॉर्मल इन्फ्लेशन प्लस जीडीपी है वो रिटर्न, या नॉर्मल एफडी का रिटर्न भी मिलना मुश्किल है स्टॉक मार्केट में। बल्कि प्रोबेबिलिटी तो बहुत अच्छी है कि बजट के जस्ट बाद में ही बाजार में 10 से 20% का करेक्शन आ जाए। यदि ऐसा होता है तो बजट से पहले अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा रिड्यूस कर लें या रीबैलेंसिंग कर लें, ये हमें करना चाहिए। हम ये आगे डिटेल में बात करेंगे कि किस तरह के पोर्टफोलियो में क्या करना चाहिए। हम इस बात पे कन्विंस हो जाएं कि अगले 3 साल में 8 से 10% से ज्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट करना मुश्किल है, और बहुत अच्छा होगा यदि इतना आ जावे तो, क्योंकि बुल मार्केट ओवर कॉन्फिडेंस लेके आता है, बुल मार्केट केयरलेसनेस लेके आता है, बुल मार्केट में की हुई गलतियां माफ होती है। और एक बात ध्यान रखिएगा, जैसा कि विजय केडिया कहते हैं, बुल मार्केट केयरलेस इन्वेस्टर क्रिएट करता है और केयरलेस इन्वेस्टर बियर मार्केट लेके आते हैं। बियर मार्केट स्मार्ट इन्वेस्टर क्रिएट करता है और स्मार्ट इन्वेस्टर फिर से बुल मार्केट लेके आते हैं। तो इस समय सब लोग जब कमा रहे हैं तो इसका मतलब कि हम लापरवाह भी हो गए हैं साथ ही साथ में, और बेसिक प्रिंसिपल को भूल गए हैं। क्योंकि पिछले 4 साल में यदि हमने कोई भी इन्वेस्टमेंट मिस्टेक की होगी वो सब हमें माफ हो चुकी है, क्योंकि बाजार इतना तेज था जिसमें सब जगह हमें तेजी है। तो ये टाइम है पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग करने का। तो इस समय क्या करना चाहिए, यदि आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं तो सबसे पहला काम तो ये करना चाहिए, हमें अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करने की जरूरत है या रीअलाइन करने की जरूरत है कि हमारा पोर्टफोलियो किस जगह पर है, कितना वेटेज कौन सी चीज में हो गया है, क्या उसमें कुछ कंजर्वेटिव फंड्स है या नहीं है, या बेस्ट परफॉर्मिंग फंड है जिसने पिछले 5 साल में, 3 साल में या 1 साल में बेस्ट रिटर्न दिया है। यदि ऐसा है तो इस बात की बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी है कि वो फंड अगले 1 साल, 2 साल, 3 साल अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे, या स्मॉल कैप मिड कैप का ओवरवेट है तो उसको रिड्यूस करने की जरूरत है। कुल मिलाकर जो भी वह है उन सबको में से जो एक्स्ट्रा है उसको रिड्यूस करके हमें लेना है, स्विच करना है। स्विच किसमें करना है, गिल्ट फंड में। गिल्ट मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फंड में, जो इस समय YTM 7 के आसपास चल रहा है, जिसका यील्ड टू मैच्योरिटी लगभग 7 के आसपास आपको मिल जाएगी, यानी कि 7% इंटरेस्ट तो मिलेगा, प्लस यदि इंटरेस्ट रेट कम होता है उसका एप्रिसिएशन भी मिलेगा। तो यदि हम 3 साल की बात करें और एप्रिसिएशन मिल जाए तो हो सकता है कि उसमें 9 से 10% मिल जाएगा या 8 से 10% रिटर्न मिल जाएगा। शायद स्टॉक मार्केट भी अच्छा चलता रहे तो भी शायद यही रिटर्न देगा, लेकिन इस 3 साल में एक चांस आपको जरूर ऐसा मिल जाएगा जहां आप स्टॉक मार्केट में आपके एग्जिट प्राइस से नीचे एंट्री कर सकते हैं। दूसरा काम क्या करता है कि जो फंड से हमने स्विच करके गिल्ट फंड में पैसा लिया है, उस गिल्ट फंड से फिर से एसटीपी अगले 18 महीने की हम स्टार्ट करेंगे, और उस 18 महीने की एसटीपी में हम ये मान के चलेंगे कि हमारा एग्जिट प्राइस से नीचे हमें प्राइस मिलना चाहिए। इससे क्या होगा कि जब हम लॉन्ग टर्म स्टोरी की बात करते हैं बुलिश की, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस लॉन्ग टर्म स्टोरी में हमें कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं आए, इसके लिए हम ये स्ट्रेटेजी प्ले करना चाह रहे हैं कि वो गिल्ट फंड से निकलकर इक्विटी फंड में, जिससे हमने आज स्विच आउट किया है, उसी में स्विच इन करेंगे, पर 18 महीने के टाइम जोन के लिए। अब आप कहेंगे ये बड़ा कंफ्यूजिंग है, तो यदि आप हमसे जुड़े हुए हैं तभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपके आरएम को जो हमारी टीम में है उससे कनेक्ट कीजिए, वो आपको डिटेल में इस बारे में पूरा आपको पोर्टफोलियो चेक करके आपसे डिस्कस करके पूरी बात कर लेगा। यदि आप हमसे जुड़े हुए नहीं है और फिर भी वीडियो आप तक पहुंच गया है, तो आप ये मान के चलिएगा कि आप हमारे आरएम को बात कीजिए और अपने
म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के बारे में रीअलाइन कर सकते हैं, रीबैलेंस कर सकते हैं, जिसमें हम आपकी मदद कर सकते हैं। अब दूसरा पॉइंट आता है कि डायरेक्ट इक्विटी। तो इस समय डायरेक्ट इक्विटी में आपने चाहे डायरेक्ट इक्विटी कर रखी हो, यानी कि आपके पोर्टफोलियो में आपके डीमेट में स्टॉक्स पड़े हो जिसमें आप खुद ट्रेड कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या जो कुछ भी कर रहे हो, आपने किसी के साथ भी पीएमएस का रखा होगा या एआईएफ का रखा होगा। क्या आपको पता है कि म्यूचुअल फंड, पीएमएस और एआईएफ में क्या फर्क है और क्या मेजर डिफरेंस है? यदि नहीं तो मैं इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, बस आप नीचे कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो यदि आपने ऐसा कर रखा है तो आपका जो भी आरए है या डिस्ट्रीब्यूटर है उनसे बात करें और इस बारे में एक बार रीथिंक करें। हो सकता है, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, आपका जो भी रिसर्च एनालिस्ट या डिस्ट्रीब्यूटर या एडवाइजर है उसको कम से कम 3-4 बिजनेस साइकिल का एक्सपीरियंस हो, वो ही आपकी मदद कर सकता है। यदि वो बहुत ज्यादा यूथ है जिसने बिजनेस साइकिल नहीं देखी हो, स्टॉक मार्केट की साइकिल नहीं देखी हो, तो वो शायद आपकी ज्यादा मदद कर पाए। इस बारे में मुझे थोड़ा डाउट है, लेकिन फिर भी ये डिसीजन मैं आपके छोड़ता हूं। लेकिन इतना जरूर ध्यान रखिए कि इस वीडियो देखने के बाद में थोड़ा कंजर्वेटिव हो जाइए और अपना एक्सपोजर रिड्यूस कीजिए, क्योंकि चाहे आपके पास पीएमएस हो, एआईएफ हो या डायरेक्ट इक्विटी हो, आप इस समय हैप्पी हैं तो मैं चाहता हूं ये हैप्पीनेस आप अपने घर लेके जाएं। तीसरा क्वेश्चन इसमें ये आता है कि यदि आप पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हैं, स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं या और भी कुछ कर रहे हैं तो अपने स्टॉप लॉस को टाइट कर लें। यदि आपने अभी तक स्टॉप लॉस यूज नहीं किया है तो यूज करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि जिस समय बाजार क्रैश होगा उस समय आप स्टॉप लॉस यदि आपने नहीं लगाया तो ऐसा नहीं हो कि आपका पोर्टफोलियो, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि कभी कुछ पर्टिकुलर स्टॉक 70% भी टूट सकते हैं, 50% भी टूट सकते हैं, तो आपके पोर्टफोलियो में वो स्टॉक हो तो 10% में आप एटलीस्ट आप निकल जाएं। इस बात को ध्यान रखिएगा। यदि आपने कहीं से लोन ले रखा है, पर्सनल लोन ले रखा है, हाउसिंग लोन ले रखा है या और कोई भी लोन ले रखा है, कार लोन ले रखा है, तो ये बहुत अच्छा टाइम है कि आप अपने इक्विटी पोर्टफोलियो से रिड्यूस करके इन लोन को चुका दें। यहां मैं सिर्फ हाउसिंग लोन को छोड़कर बाकी सारे लोन को फोर्सफुली चुकाने की बात कर रहा हूं, चाहे वो पर्सनल लोन हो, चाहे किसी भी तरह का लोन हो, चाहे प्राइवेट लोन हो, आप उसको जरूर चुका दें। तीसरी बात, यदि आप कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते थे और अभी भी आप डिबेट में हैं, आपको लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है, तो ये बेस्ट टाइम है कि आप अपने इक्विटी पोर्टफोलियो को रिड्यूस करके प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, घर ले लीजिए या जो भी आपको लेना है, फ्लैट लेना है वो ले लीजिए। चौथा पॉइंट, यदि आपका ड्रीम है कुछ खर्चा करने का, कुछ घूमने का, फिरने का, ये टाइम है कि अपने पोर्टफोलियो को रिड्यूस करके उस पैसे को अपनी खुशी में लगाइए। ये सारे काम यदि आपके पोजिशनल या स्विंग ट्रेडिंग है तो आपको इसमें से करने चाहिए। चौथा पॉइंट आता है, यदि आप इंट्राडे ट्रेडर है या फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडर है तो क्या करें। यदि आप इंट्राडे ट्रेडर है तो अगेन आप अपना स्टॉप लॉस बिल्कुल टाइट कर लीजिए। कोई भी आपकी इंट्राडे की पोजीशन दूसरे दिन के लिए स्विच नहीं होनी चाहिए, शिफ्ट नहीं होनी चाहिए कि आज बाजार टूट गया तो आज की पोजीशन की मैं डिलीवरी उठा लेता हूं। ये दिमाग से बिल्कुल निकाल लीजिए, ब्रोकर को काटने दीजिए आप। दूसरी बात, यदि आप फ्यूचर ऑप्शन में हैं और अच्छा प्रॉफिट है तो आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए और साथ में लिवरेज बिल्कुल बंद कर दीजिए। मेरा तो सजेशन तो ये रहेगा कि फ्यूचर ऑप्शन का काम बंद कर दीजिए, क्योंकि आप इस समय यदि प्रॉफिट में है तो प्रॉफिट अपने घर पर लेके जाइए। तो ये चारों तरह के जो इन्वेस्टर हैं उनकी मैंने आपको स्ट्रेटेजी बता दी है। ओवरऑल आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और यदि मैं इस वीडियो में शॉर्ट टर्म में रॉन्ग हो जाऊं तो आप ये मान के चलेगा 6 महीने से 3 साल में मैं जरूर राइट होऊंगा। और साथ में, क्योंकि ऐसा मैडनेस बाजार में बहुत ज्यादा नहीं चलती है और 4-4 साल वाला रूल मैंने आपको बता दिया है, 8 साल का क्रैश वाला रूल भी मैंने आपके साथ शेयर कर लिया है, जो प्रोबेबिलिटी होती है, क्योंकि ये एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जब तक किसी चीज में बहुत ज्यादा एक्सेसनेस हो जाती है। वो इतना टाइम होता है कि जिसमें एक्सेसिवनेस बाजार में आ जाती है और किसी भी लॉन्ग टर्म स्टोरी इंटैक्ट है, उसमें कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन शॉर्ट टर्म में यदि हम जिंदा रहेंगे तो ही हम लॉन्ग टर्म में इस बाजार में चलेंगे। यदि हम शॉर्ट टर्म में जिंदा रहेंगे तभी मोदी जी का 2047 की जो मोदी जी बात करते हैं वहां देखने से पहले हमें शॉर्ट टर्म में रोजाना का खाना खाना होगा, रोजाना की तैयारी करनी होगी, रोजाना के अपने रूटीन करने होंगे, वो आपको करने की जरूरत है। तो ओवरऑल ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। और हाँ, यदि आप हमारी टीम से जुड़े हुए हैं तो आप जरूर से अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करवा लीजिए, एक बार फोर्सफुली व्हाट्सएप कर लीजिए या फोन पे बात करके। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू वेरी मच।